हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 को सोल्व किया था। आज वाले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है आपने, यदि C एक वर्थ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये देखना, C एक वर्थ mod z माइनस 1 इक्वल टू 2 हो तो फलन एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा के लिए कोशी प्रमेय का सत्यापन कीजिए। कोशी प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ये आपको सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको कोशी प्रमेय का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। कोशी थ्योरम क्या कहती है? कोशी थ्योरम कहती है कि यदि एफ जेड है वो क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या है, अंदर तथा ऊपर क्या हो, एफ जेड एनालिटिक हो और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। तो इस सी के अबाउट एफ जेड का यदि इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आती है। उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। यदि एफ जेड है वो क्लोज कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर क्या हो, विश्लेषिक फलन हो तथा सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, तब उस सी के अबाउट एफ जेड का समाकलन, उस समाकलन की वैल्यू 0 के बराबर आती है। ये कोशी थ्योरम होती है। अब देखो, अपने पास जो एफ जेड दिया हुआ है, ये एफ जेड दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन है और सी क्या है, क्लोज कंटूर है। तो आपको पता है कि बहुपद फलन है वो सर्वत्र विश्लेषिक होते हैं। तो एफ जेड तो एनालिटिक हो जाएगा, सी क्लोज कंटूर हो जाएगा। तो इस वर्त जो z माइनस 1 इक्वल टू मोड z माइनस 1 इक्वल टू 2 के अबाउट यदि इसका इंटीग्रेशन करें तो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 0। और यही अपने को क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि चूंकि एफ जेड बराबर माना एफ जेड जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। अतः ये वर्त सी पर विश्लेषिक फलन होगा। विश्लेषिक फलन होगा। अतः ये वर्त सी पर क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा आपका। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे आगे, इस सी पर हम जो भी जेड का मान है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, यदि सी वर्त पर यदि नहीं, जहां सी वर्त पर, तो मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो आपको पता है कि मोड जेड है वो यदि ऐसे लिखा हुआ है, मोड जेड इक्वल टू यदि आर है तो इसको कैसे लिखते हैं, जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से डी जेड कितना हो जाएगा, यहाँ से जेड कितना हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से डी जेड कितना हो जाएगा अपने पास 0 प्लस 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो यहाँ से डी जेड अपने पास आ जाएगा 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। और थीटा की लिमिट है वो 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि सर्किल का जो लिमिट होती है वो 0 से क्या होती है, 2 पाई होती है ना। तो ये अपने को करना है। अब अपने को क्या करना है, देखो इस जो एफ जेड अपने पास है, जेड में क्या रखना है 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा रखना है
और dz के स्थान पर रखना है 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, और फिर उसको सोल्व करना है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को क्या निकाल के दिखानी है, 0 निकाल के दिखानी है। यदि 0 आ जाएगी तो कोशिश समाकल में प्रूफ हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो देखो अब z³ माइनस आयोटा z² माइनस 5z प्लस 2 आयोटा, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। z के स्थान पर रख दो आप 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का क्यूब माइनस आयोटा z² 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा, और dz के स्थान पर क्या रखेंगे 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और d थीटा। यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, देखो ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, a प्लस बी का क्यूब लगाना है और a प्लस बी का स्क्वायर लगाना है। तो देखो क्या होगा, देखो अपन क्या जानते हैं, a प्लस बी का क्यूब जानते हो। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखो 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का क्यूब करें तो कितना होगा बताओ, a का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का क्यूब प्लस 3a² b 2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 3ab 1 इंटू 2 e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 8 e की पावर 3 आयोटा थीटा प्लस ये हो जाएगा 6 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 12 e की पावर 2 आयोटा थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। इसी प्रकार स्क्वायर को सोल्व कर लो, 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 e की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 e की पावर आयोटा 2 आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा 4 e की पावर आयोटा थीटा। तो ये आपका मान हो गया। ये तो क्यूब का मान आ गया, स्क्वायर का मान आ गया, वहाँ रख दो। तो नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो 0 से 2 पाई लिखो यहाँ पे 1 प्लस 8 e की पावर 3 आयोटा थीटा प्लस 6 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 12 e की पावर 2 आयोटा थीटा। इसको आयोटा से गुणा करना है तो 1 प्लस 4 e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस 4 e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। फिर माइनस 5 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा और प्लस 2 आयोटा, और बाहर है 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, बस सोल्व करना है और सोल्व करके मान निकालना है। देखो z³ माइनस आयोटा z² माइनस 5z प्लस 2 आयोटा और dz, इसका मान निकालना था ना। देखो 0 से 2 पाई। अब क्या करो, देखो इस 2 आयोटा को तो निकाल लो बाहर और इस e की पावर आयोटा थीटा को क्या कर दो पूरे में मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, करो यहाँ करो e की पावर आयोटा थीटा प्लस 8 e की पावर 4 आयोटा थीटा प्लस 6 e की पावर 2 आयोटा थीटा
प्लस 12 e की पावर 3 आयोटा थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस आयोटा का गुणा करो, तो माइनस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना, माइनस आयोटा और e की पावर आयोटा थीटा, तो -4 आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा, इसको और गुणा कर दिया, ठीक है, 3 आयोटा थीटा, और इसको करेंगे तो माइनस का 4 e की पावर 2 आयोटा थीटा। फिर यहाँ से करेंगे तो देखो माइनस का 5 e की पावर आयोटा थीटा, और ये हो गया माइनस का 10 e की पावर 2 आयोटा थीटा, और ये हो गया 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, और साथ में डी थीटा। इसको सॉल्व कर दो। अब देखो e की पावर 4 आयोटा थीटा अलग पद है, उसको तो अलग रख देते हैं, एट e की पावर 4 आयोटा थीटा। अब देखो 3 आयोटा वाले पद देखो, एक तो ये रहा 3 आयोटा वाला पद और एक ये रहा आयोटा वाला पद, तो ये हो जाएगा 12 - 4 आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा। अब देखो 2 आयोटा वाले देखो, 2 आयोटा थीटा वाले देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो देखो 6 में से 10 गए, कितने बच गए, माइनस का 4 और वो भी माइनस का 4, तो क्या करेंगे माइनस तो ले लेंगे बाहर, 4 + 4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा थीटा। अब देखो e की पावर आयोटा थीटा वाले पर देखो एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा और एक ये रहा, इतनी है ना, एक ये रहा, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा और -5 आयोटा 5, तो ये कितना बच गया, माइनस का 4 बच गया, और इसमें क्या हो गया देखो, इस वाले में इस वाले में प्लस का बच गया e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा दोनों में कॉमन, तो ये हो गया 4 + आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा। देखो ये सोल्व कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या कंडीशन होती है, अब देखो यहां से चूंकि 0 से 2 पाई e की पावर k आयोटा थीटा डी थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है, यदि या जब k का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, k का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब 0 से 2 पाई e की पावर k आयोटा थीटा डी थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसमें k जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा जैसे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, और लिमिट क्या होनी चाहिए 0 से 2 पाई, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। 0 से 2 पाई e की पावर k आयोटा थीटा डी थीटा का मान 0 होता है जब k का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ये होता है कि लिमिट आपको ध्यान रखना है 0 से 2 पाई होती है तभी ये कैसे होता है, ठीक है। अब देखो सब में देखो कि जो 2 पाई है, 0 से 2 पाई लिमिट है, और सब में देखो e की पावर 4 आयोटा थीटा है, 3 आयोटा थीटा है, 2 आयोटा थीटा है और आयोटा थीटा है, तो आपके पास k का मान 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, तो इन सब की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनको आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे ना, तब अलग अलग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अतः z³ - आयोटा z² -5z + 2 आयोटा dz, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अतः कौची प्रमेय सत्यापित होती है। सत्यापित होती है। आएगा समझ में। देखो कुछ भी नहीं करना था, अपने को जो सर्किल दे रखा था उस सर्किल में अपने को एफ जेड क्या बताना था, एनालिटिक फंक्शन बताना था। एनालिटिक बताने के बाद में अपने को क्या निकालना था, जेड का मान निकालना था। तो हमने जेड का मान निकाल दिया, जेड का मान निकाल कर कैलकुलेशन की, और उन सब की देखो इसको याद रखना 0 से 2 पाई e की पावर k आयोटा थीटा डी थीटा का मान 0 होता है जब k का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर में क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0।
अब देखो हम कोशी प्रमेय हमने पढ़ा था कि कोशी प्रमेय क्या होती है कि यदि एफ जेड है वो क्लोज कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर क्या हो एनालिटिक हो तथा सी क्या हो क्लोज कंटूर हो, तब सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो वो कोशी प्रमेय होती है और हमने क्या कर दिया, कोशी प्रमेय को सत्यापित कर दिया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में और चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में ये बुक लगती है और ये चैप्टर आते हैं तो उनके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशी प्रमेय को सत्यापित करना आता है। ठीक है, अब देखो हम आगे एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। अपने टोटल जो एग्जाम्पल है वो 10 एग्जाम्पल्स है, जिसमें हम 8 वाले में आ गए। तो इस वीडियो में तो हम 7 और 8 का करेंगे और फिर अगला जो अपना वीडियो आएगा, अपना जो लेक्चर आएगा अगला, उसमें अपन क्या करेंगे 9th और 10th का, 9th का और 10th का जो एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 है उनका अपन सॉल्यूशन अगले लेक्चर में देंगे। और इससे हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम्पल 10 कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इजी सा है और ये भी कोशी प्रमेय पे आधारित है। एग्जाम्पल 8 एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, जिसके मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उनके जरूर पूछा जाता है। तो देखो एफ जेड क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस z-2। तो क्या कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है, क्या कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है? किया जाता है, किया जा सकता है। अब देखो ए में आपको समाकल का पथ जो दिया हुआ है, समाकल का पथ क्या दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है और उस सर्किल का समीकरण क्या है, मोड z इक्वल टू 3 है। बी का आपको दे रखा है क्या, समाकल का पथ सी एक वर्थ मॉडुलस z इक्वल टू 1। प्रत्येक अवस्था में सी के अबाउट एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन के मान के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, यदि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 तो क्या कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है। और आपको बोला है कि समाकल का पथ पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि सी एक वर्त है जिसका इक्वेशन क्या है, मॉडुलस z इक्वल टू 3 है। और दूसरे में बोला है कि समाकल का पथ सी एक वर्त है जिसमें मॉडुलस z इक्वल टू 1 है। तो प्रत्येक अवस्था में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, उसके मान के बारे में आप क्या कह सकते हो वो आपको बताना है। एग्जाम में नहीं आता पर ये समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे कहा जा सकता है कि अपने माइंड के लिए। तो देखो कोशी प्रमेय जिसको क्लियर नहीं हुई वो इसमें क्लियर आपकी कोशी थ्योरम हो जाएगी। कोशी थ्योरम क्या कहती है, देखो इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए सबसे पहले। तो वापस से देखो कोशी थ्योरम क्या कहती है कि एफ जेड है वो उस क्लोज कंटूर सी के अंदर, उस क्लोज कंटूर सी के अंदर तथा बाउंड्री पर विश्लेषिक फलन होना चाहिए। एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए और सी क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर होना चाहिए। तब उसके जो सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। अब देखो इसमें आपको जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपको पॉइंट दे रखा है, समाकल का जो पथ दे रखा है वो एक सर्किल दे रखा है और मॉडुलस z इक्वल टू 3 के बराबर है। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसका जो सेंटर है वो 3,0 है और रेडियस क्या है, r है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। तो देखो ये रेडियस अपन 3r का बना लिया, 3,0
0। अब बताओ इसमें जिस पॉइंट पर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे जो z बराबर यदि अपन 2 रख दे, z बराबर 2 पर ये फंक्शन नहीं डिफाइन नहीं है, z बराबर 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो z बराबर 2 नहीं रख सकते, तो z बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। अब आप ये देखो कि इसके इस क्लोज कंटूर के सी के अंदर है वो एफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, ये देखो। अब जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है और वो पॉइंट कहाँ है, अंदर है, तो वो पॉइंट कहाँ पे, अंदर है, तो इस समाकलन की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि z बराबर 2 इस क्लोज कंटूर के अंदर है, तो इसके अंदर होने के कारण यहाँ पे जो इसके अंदर जो एफ जेड है, इसके अंदर जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं हुआ ना। देखो सुनो, ये एक सर्किल कौन सा दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है, तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अपने को पता है कि कोशिश थ्योरम क्या कहती है कि एफ जेड है वो क्लोज कंटूर सी के अंदर और ऊपर बाउंड्री पर क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, और सी क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर होना चाहिए। तब सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर आती है, ये हमने को पता है। लेकिन अपन देखते हैं कि ये जो एफ जेड -2 है, ये फंक्शन z बराबर 2 पर डिफाइन नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, और परिभाषित नहीं होने के कारण इसके अंदर एफ जेड वो एनालिटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि z बराबर 2 कहाँ पे है, इसके अंदर ही तो है, और इसके अंदर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित ही नहीं है तो इसके अंदर एफ जेड वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, जिसके कारण इसकी समाकलन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। एक सर्किल दे रखा है z बराबर 1, इस एफ जेड को दोबारा लिखते हैं। अब अपने को जो सर्किल दे रखा है वो रेडियस 1 का दे रखा है, और अपने पास ये जो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे नहीं है, z बराबर 2 पर। अब ये बताओ कि z बराबर 2 कहाँ पे होगा, आउटसाइड ही होगा भाई, यहाँ पे तो होगा z बराबर 2, जो 2 पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अब ये बताओ कि एफ जेड है वो इसके अंदर तो एनालिटिक है ना, इसके अंदर तो एनालिटिक, भाई जो पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट तो बाहर है, बाहर से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को तो ये मतलब है कि इस कंटूर के अंदर एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। यदि इस कंटूर के अंदर एफ जेड एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वापस देखो, आपने को पता है कि कोशिश थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर क्या हो, विश्लेषिक फलन हो, और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, तब उससे सी के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0। तो देखो जो भी अपने को पथ दे रखा है, सर्किल दे रखा है, उसके अंदर और उसके बाउंड्री पर एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए ना। बट लेकिन इसमें ये देखो कि जो 3 रेडियस वाला आपने सर्किल लिया था, जहाँ पे जब z बराबर 2 रखे और उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और वो पॉइंट कहाँ पे, अंदर है, तो अंदर होने के कारण इसके अंदर एफ जेड क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। जबकि इसके अंदर वो पॉइंट है नहीं, क्यों, इसके अब देखो इसके अंदर ये पॉइंट नहीं है, ये बाहर पॉइंट है, और इसके अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो अपन पढ़ते हैं कि कोशी थ्योरम के अनुसार इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 0 होगी। समझ में आ गया, उस कंटूर के अंदर होना चाहिए एफ जेड एनालिटिक। ठीक है, अब लिख देते हैं इसको। देखो अब तो बस लिखना है, थ्योरी लिखनी है इसकी, जो हमने बोला है बस उसको लिखना है। देखो एफ जेड अपने पास क्या दे रखा है, z² + 5z + 6z - 2। तो लिखो, देखो पहले का चित्र बना देते हैं। z बराबर 3,0 और पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2। अब 2 पर ये डिफाइन ही नहीं है, और वो पॉइंट कहाँ पे, अंदर है, तो इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो देखो समाकल का पद मॉडुलस z = 3 है, लिख दो बस। अब थ्योरी लिखनी है, चूंकि एफ जेड
जेड बराबर 2 पर, जेड बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अतः एफ जेड जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं होगा, नहीं है। अर्थात एफ जेड समवर्त कंटूर मॉडुलस जेड इक्वल टू 3 के अंदर विश्लेषिक फलन नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। तब कौशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता, कौशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। अतः सी एफ जेड डी जेड या इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख देते हैं। अतः जेड स्क्वायर क्या था फलन अपने पास, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन में जेड माइनस 2 डी जेड की वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, इसी प्रकार बी वाले में लिखना है, ये ए में लिख दिया। अब समाकलन का पद क्या होगा, जेड बराबर 1 होगा, उसमें लिख देंगे। देखो बी पार्ट और लिख देते हैं। जो समझाया वही लिखा है कि भाई एफ जेड है वो इसके अंदर विश्लेषिक नहीं है, तो कौशी प्रमेय को लागू नहीं कर सकते। अब समाकलन का पद मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, अब ये जो मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 है और 0.2 वाला तो बाहर है, चूंकि एफ जेड जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है, जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है। देखो जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है और पॉइंट कहाँ पे है, बाहर है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को क्लोज कंटूर के अंदर एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए। जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु जेड बराबर 2 वर्त के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। अतः फलन एफ जेड समवर्त कंटूर फलन एफ जेड क्या हो जाएगा, समवर्त कंटूर के अंदर व ऊपर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। अतः कौशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है, कौशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है। अतः कौशी प्रमेय से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये लिखना है कि एफ जेड है वो जेड बराबर 2 पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु जो जेड बराबर 2 है वो वर्त के बाहर है। यदि अंदर होता ना तब इसमें भी क्या होता, कौशी प्रमेय को लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पहले वाले में क्या था, अंदर था। और अपने को पता है कि जो भी क्लोज कंटूर दिया होता है उस कंटूर के अंदर एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। बाहर हो चाहे कोई बिंदु, जिस बिंदु पर डिफाइन नहीं है ना वो पॉइंट बाहर हो चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस क्लोज कंटूर के अंदर और ऊपर एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए।
अतः फलन एफ जेड समवर्त कंटूर जेड बराबर 1 के अंदर ऊपर विश्लेषिक फलन है, अतः कौशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है, अतः कौशी प्रमेय से इस समाकलन का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है, 8 का और 7 का और 8 का एग्जाम्पल कर लिया। अब अगला लेक्चर होगा अपना 9th और 10th का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।